द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। SC/ST और OBC के पक्ष में मोदी सरकार का बड़ा फैसला। विश्वविद्यालय में नौकरी के लिए 200 पॉइंट रोस्टर अध्यादेश को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीमा के हालातों को लिया जायजा। रामदेवरा में की प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। राज्य सरकार ने दी लघु उद्यमियों को राहत। 3.5 साल तक नहीं लेनी होगी NOC। और प्रदेश के 15 राजकीय विद्यालयों का शहीदों के नाम से हुआ नामांकन। शिक्षा मंत्री ने कहा, शहीदों का सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए विश्वविद्यालय में नियुक्ति को लेकर पूरे देश में जारी आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने 200 पॉइंटर को हरी झंडी दे दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट मीटिंग के बाद जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया ताकि रिजर्व कैटेगरी के SC/ST और OBC को विश्वविद्यालय फैकल्टी में नौकरी के लिए समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इस अध्यादेश में विभाग या विषय की बजाय विश्वविद्यालय या कॉलेज को इकाई माना गया है। इस निर्णय से शिक्षक कैडर में सीधी भर्ती के तहत 5000 से अधिक रिक्तियों को भरते समय यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का पूरी तरह से अनुपालन हो सके, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नियत आरक्षण प्रावधान का पालन हो सके। इस विषय पर छात्रों और शिक्षक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इन संगठनों की ओर से सरकार से आग्रह किया गया था कि शिक्षक पदों में आरक्षण इकाई के रूप में कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट की रोस्टर प्रणाली को बहाल करने के लिए अध्यादेश लाया जाए। राफेल डील से जुड़ी फाइल गायब होने के अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में दिए बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार में सब गायब हो रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि फाइल से सीधे प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार जुड़ा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी कितना राग अलापेंगे, किसकी बात सुनेंगे। वे एयरफोर्स की नहीं मानते, वे सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, वे कैग को नहीं मानते, तो क्या राहुल को पाकिस्तान से सर्टिफिकेट चाहिए? मीडिया के बारे में कहा जाता है कि हम आप पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। मगर जिसने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। बेसिक आइडिया है कि किसी चीज को भी मड़ोड़कर बदलकर नरेंद्र मोदी जी का बचाव करना है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सरकार का सिर्फ एक काम है कि जो चौकीदार है उसको मतलब बचा के रखना। I totally condemn the blatant lies of Mr. Rahul Gandhi. He does not believe the Air Force, which clearly says, Indian Air Force, that we want Rafale as a strategic aircraft. For the last 30 years, there's no aircraft. He does not trust the Supreme Court verdict, which clearly said there is no commercial impropriety in the procurement process. He does not believe in the CAG. Now, would Rahul Gandhi need a certificate about Rafale from Pakistan? In that we can't help. Of late, Rahul Gandhi is believing Pakistan more than on India's forces and also his leaders. I would urge Rahul Gandhi, you have exposed yourself enough by speaking blatant lies and falsehood to the people of India. At least now, stop playing politics with country's security and the need for fighter aircraft of the quality of Rafale. I think he's also playing inadvertently or by deliberate design into the hands of those who were the professional competitor of Rafale. अवमानना में घिरे एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गलती स्वीकार कर ली है।
उन्होंने माना कि एम नागेश्वर राव की सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्ति के बारे में उच्चाधिकार चयन समिति की बैठक की कार्रवाई के विवरण को गढ़ा हुआ बताने संबंधी ट्वीट करके उन्होंने गलती की थी। आपको बता दें कि भूषण ने अपने ट्वीट में कहा था कि सरकार ने शायद गढ़ा हुआ कार्रवाई विवरण कोर्ट में पेश किया है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ से कहा कि भूषण के बयान को देखते हुए वे उनके खिलाफ दायर अपनी अवमानना याचिका वापस लेना चाहेंगे। हालांकि भूषण ने कोर्ट में एक अर्जी दायर कर जस्टिस अरुण मिश्रा से अनुरोध किया कि वह वेणुगोपाल की अवमानना याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करें। इसके बाद जस्टिस मिश्रा को अवमानना याचिका की सुनवाई से अलग होने का अनुरोध करने के लिए भूषण ने पीठ से बिना शर्त क्षमा याचना करने से भी इनकार कर दिया। साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों के दोषी बाबू बजरंगी को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल गई है। उसे ये जमानत स्वास्थ्य के आधार पर दी गई है। बाबू बजरंगी नरोदा पाटिया दंगों के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 21 साल की सजा काट रहा है। इससे पहले गुजरात पुलिस ने उच्चतम न्यायालय को जनवरी के आखिर में ये जानकारी दी थी कि बजरंगी कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होने की वजह से बुरी हालत में है। बजरंगी की तरफ से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता आर बसंत ने कहा कि वे उनका स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर ही जमानत का अनुरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बजरंगी 100% बधिर और दृष्टिहीन हो चुके हैं। इसके अलावा उन्हें दिल की कई तरह की बीमारियां हैं। बजरंगी ने जमानत का अनुरोध करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय के 29 अप्रैल 2018 को दिए फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल पहले उच्च न्यायालय ने बजरंगी को ताउम्र जेल की सजा सुनाई थी, बाद में इसे बदल दिया गया। जम्मू कश्मीर के सबसे व्यस्त जम्मू बस स्टैंड पर एक बम धमाके में एक यात्री की मौत हो गई और 33 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती कराया गया है। विस्फोट की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस बीच जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि बस स्टैंड पर ग्रेनेड फेंकने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। जम्मू पुलिस ने बस स्टैंड ग्रेनेड हमले के मामले में 8 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। जिस जगह विस्फोट हुआ उसे पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये अटैक बीसी रोड स्थित मुख्य स्टैंड के एग्जिट पॉइंट पर हुआ। उस समय राज्य पथ परिवहन निगम की बस स्टैंड से बाहर निकल रही थी। तभी एक ग्रेनेड बस के पास गिरा और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। साथ लगती दुकानों और वहां खड़े लोग ग्रेनेड की चपेट में आ गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन के सीमावर्ती दौरे पर रहे। दौरे के आखिरी और दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने रामदेवरा में रामसा पीर के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद सरहदी जिलों के दौरे पर निकले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर के खाजूवाला पहुंचे, जहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान गहलोत ने बीएसएफ के अधिकारियों एवं जवानों से बातचीत कर जहां सीमा के हालात की समीक्षा की, वहीं उनके हौसलों की तारीफ भी की। खाजूवाला में गहलोत ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। सरहदी इलाके खाजूवाला में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में जो माहौल बना हुआ है उसे देखते हुए यह हमारा कर्तव्य है कि हम जवानों की हौसला अफजाई करें, जिससे उन्हें लगे कि यहाँ की सरकार और जनता भी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारे बीएसएफ के जवानों को गर्मी में लू के थपेड़े और सर्दी में शीतलहर की चुभन सहनी पड़ती है, उसके बावजूद इनका हौसला काबिले तारीफ है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मीडिया प्रकोष्ठ की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश मीडिया प्रभारी विमल कटियार, प्रदेश मीडिया संपर्क प्रमुख आनंद शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता सतीश पूनिया सहित विभिन्न वक्ता प्रवक्ताओं ने हिस्सा लिया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मिश्रा बैठक में मौजूद रहे। बैठक में भाजपा के वक्ता पैनलिस्ट को बैठक में टिप्स दिए गए। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मीडिया प्रकोष्ठ की भूमिका, जनता में केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने सहित अन्य विषयों को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए गए। हमारी रणनीति में किसी किस्म का बदलाव नहीं है। पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रादेशिक स्तर पर भी। हमारी जो खास तौर पर संगठनात्मक जो ताकत है, बूथ से लेके प्रदेश तक,
इसी के साथ हमने बार बार कहा है कि हमारे अपने काम जो पिछले 5 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने किया, बुनियादी विकास को गति दी और देश में एक बड़ा बदलाव आया। देश का स्वाभिमान बढ़ा, अनेक मुद्दों पर देश में, दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। तो हमारी अपनी उपलब्धियां हमारा बड़ा हथियार है जिसके आधार पर हम लोग चुनाव में जाएंगे। इसलिए रणनीति तो कांग्रेस बनाए कि जो मशक्कत कर रही है गठबंधन बनाने की, कभी साथ कोई छूटता है कभी भागता है, तो मुझे लगता है कि रणनीति की जरूरत कांग्रेस पार्टी को रहेगी। ये तो बिल्ली के भाग का छींका टूटा था कि जो राजस्थान में सरकार आ गई, वरना तो हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस वैचारिक संकट के दौर से गुजर रही है। संगठन उनका है नहीं, जिस परिवार के आधार पर वो अपने नैया पार लगाना चाहते हैं, वैचारिक रूप से भी और व्यक्तित्व के तौर पर भी हिंदुस्तान की जनता ने उनको नकार दिया है। जयपुर नगर निगम में समितियों का गठन सियासी मुद्दा बन गया है। इस मामले में पूर्व महापौर और मौजूदा विधायक अशोक लाहौटी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। लाहौटी ने कहा कि मौजूदा मेयर विष्णु लाटा और कांग्रेस शहरी जनता के कामकाज में ओछी राजनीति कर रही है। मैं कहूँगा कि जयपुर की जनता का धन्यवाद दूंगा कि जो काम हमने शुरू किए थे वो जनता की आदत बन गई थी, इसलिए जयपुर 44वें पर टिक गया। आज का स्थान यदि आप देखो तो जयपुर की स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार और नगर निगम का वर्तमान प्रशासन, दोनों को जयपुर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जयपुर की आम जनता त्रस्त हो चुकी है। न सफाई की व्यवस्था है, न कचरा उठाने की व्यवस्था है, न सीवरेज की व्यवस्था है, न अन्य कोई व्यवस्था है। नगर निगम को एक राजनीतिक हॉर्स ट्रेडिंग का अखाड़ा बना दिया गया है। आए दिन नगर निगम में जिस प्रकार से जनता ने वोट किसी पार्टी को दिया, किसी चुनाव चिन्ह पर दिया, और वो लोग जाकर जो है वो जयचंद बनकर इधर उधर जो वोटों की बंटवारा कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के नेता वहाँ नगर निगम में जाकर डींगे आंक रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपका चाल चरित्र और चेहरा जनता देख रही है कि आप किस प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये जनता आने वाले चुनाव में इन सब चीजों का जवाब लेगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार शहीदों और उनके परिजनों के प्रति संवेदनशील है। पूर्व सरकार ने राजकीय विद्यालयों के नामांकन शहीदों से संबंधित फाइल लंबे समय से लंबित रखी गई थी। इन फाइलों का तुरंत निस्तारण करते हुए शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के 15 राजकीय विद्यालयों का नामकरण शहीदों के नाम पर किए जाने के आदेश जारी किए हैं। डोटासरा ने कहा कि शहीदों का सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि राज्य के चूरू, नागौर एवं झुंझुनू जिलों के 3 राजकीय विद्यालयों, अलवर एवं सीकर के 2 तथा जैसलमेर एवं जोधपुर के 1 राजकीय विद्यालय का नामांकन शहीदों के नाम से किया गया है। प्रदेश के छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए सरकार ने एक फैसला लिया है। फैसले के तहत कारोबारियों को शहरी निकाय, पंचायत राज संस्थाओं और राजस्व विभाग से एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। कारोबारी 3.5 साल तक अपने घोषणा पत्र के जरिए कारोबार कर सकेंगे। इसके बाद 6 महीने बाद एनओसी लेनी जरूरी होगी। उद्योग विभाग की तरफ से सूक्ष्म, लघु और मध्यम अध्यादेश 2019 की पॉलिसी जारी कर दी है। सरकार के इस अध्यादेश से कारोबारियों की समय की बचत होगी। हमारा दूसरी चरण ये होगा कि स्टेट में जहाँ रूल बनाने की प्रक्रिया है उनको उससे भी मुक्ति मिलेगी, और 3 साल तक अगर वो सारी परमिशंस नहीं भी ले पाता है या उसको कहीं कमियां रह जाती हैं और किसी इंस्पेक्शन में पाया जाता है कि उसने पर्याप्त रास्ता नहीं छोड़ा या पर्याप्त किसी ढंग से कहीं कमी है, तो उसको 6 महीने का क्यूरेटिव पीरियड यानी कि अपने कार्य को सुधार करने का पीरियड दिया जाएगा। मेरी जानकारी में देश में पहला प्रयास है और राज्य सरकार ने जिस तरह का एक कदम उठाया है इतने कम समय में, वो आने वाले समय को इंगित करता है कि किस तरह से हम अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और पॉलिसी के तहत विभिन्न उद्योगों को प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जेम बुर्ज और इस तरह की दिशाओं में काम करेंगे। मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम ने कहा कि राजस्थान के परंपरागत हस्तशिल्प को ई कॉमर्स से जोड़कर विश्व बाजार उपलब्ध कराने की ओर कदम बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने परंपरागत हथकरघा डिजाइनों व रंग कौशल को संरक्षित रखते हुए आधुनिकतम डिजाइन विकसित करने की तारीफ करते हुए कहा कि हैंडलूम उत्सव जैसे आयोजनों के माध्यम से आमजन से जोड़ा जा सकता है। आर्थिक सलाहकार मायाराम ने एसीएस उद्योग व अन्य अधिकारियों के साथ चौमू कोठी, चौमू हाउस व राजस्थान हैंडलूम डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय हैंडलूम उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के हस्तशिल्प और परंपरागत प्रिंट उत्पादों की वैश्विक पहचान है। हैंडलूम उत्सव 9 मार्च तक चलेगा। ये प्रश्न एक दूसरी तरह से पूछिए।
ये जो ट्रेडिशनल आर्ट है ये बहुत सालों से हमारे साथ रहे हैं, तो ये हमारे कल्चर का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो लाइवलीहुड के अलावा इसका एक बहुत बड़ा एक अहम जो हमारा वो है, इसका कंट्रीब्यूशन है, वो है कि हमारी कल्चरल रिचनेस को ये बरकरार रखता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हम बढ़ावा दें। आजकल जो मशीनी युग में जो भाग दौड़ है उसमें जाके हम बाज़ारों से जो कपड़े ख़रीदते हैं मशीन के बने हुए ख़रीदते हैं, उनकी ज़रूरत एक अपने लेवल पर है। पर मेरा ये मानना है कि जो हम लोगों को जो हमारी ट्रेडिशन है उसको नहीं खोना चाहिए। अभी प्रदर्शनी का आयोजन किया है, ये बेसिकली लोगों को एक मार्केट उपलब्ध कराने के लिए और जो कंज्यूमर्स हैं उनको ये भी बताने के लिए कि हम किस तरह से ओरिजिनल वर्क कर रहे हैं। ये नेशनल अवार्डीज़ हैं, इसमें अजरक के लोग हैं, इसमें पांडे जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। अब किस तरह से अजरक की कला जो जिसके कि मार्केट कम होता जा रहा है, अब कहते हैं कि 10-15 साल पहले 350 से 400 परिवार थे, खत्री परिवार जो इस पे काम करते थे, आज ये घट करके 50-60 रह गए। पर इनकी जो ओरिजिनल चीज़ है, इनकी बात आप सुनेंगे, इनकी स्टोरीज़ आप ले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, किस तरह से नेचुरल प्रोड्यूस को ले करके ये इतना सुंदर, इतना आलीशान ये कपड़ा तैयार करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।